आपको तृणमूल कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाए जाने पर हार्दिक बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। और देखा गया कि जिस तरह से हिंदी भाषा भाषी का अभी जो पकड़ चल रहा है बंगाल में, और तृणमूल कांग्रेस का जिस तरह का हिंदी भाषी को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया है, इससे क्या लगता है कि हिंदी भाषी का कितना % वोट दीदी के पास इस वक्त जा सकता है? देखिए, किसी भाषा को देखकर किसी को कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाती। हमारी पार्टी में हिंदी भाषी, बांग्ला भाषी, उर्दू भाषी या अन्य भाषा के जो लोग हैं, सारे लोगों के लिए समान अधिकार है। सारे लोगों की योग्यता के अनुसार उन्हें काम दिया जाता है। जहाँ तक बंगाल में रहने वाले हिंदी भाषी लोगों का सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अभी तक हिंदी भाषियों को ठगा है। भारतीय जनता पार्टी हिंदी भाषियों का वोट अपनी जमींदारी समझती है। उनको लगता है कि इनका काम करे चाहे नहीं करे, इनको संगठन में जिम्मेदारी दे चाहे नहीं दे, इनके पास कोई उपाय नहीं है, ये हमें वोट देंगे ही। आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी में जो हिंदी भाषी नेता हैं, उनकी क्या दुर्दशा है। जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को तैयार किया, इस पश्चिम बर्धमान जिले में या पश्चिम बंगाल में जिन हिंदी भाषी लोगों ने अपना खून पसीना बहाया भारतीय जनता पार्टी के लिए, आज वो लोग ही हाशिए पर हैं। तो अंदर से वो दुखी हैं। और दूसरी तरफ हिंदी भाषी वोट, बार बार ये एलिगेशन आता है कि ये भाजपा की ओर चला जाता है, तृणमूल कांग्रेस को हिंदी भाषियों का वोट नहीं मिलता है। इसके बावजूद आप केवल इसी जिले में देखेंगे कि ममता बनर्जी ने कम से कम 10 से 15 हिंदी भाषी नेताओं को तैयार किया। पूरे पश्चिम बंगाल में आप देखेंगे कम से कम 500 ऐसे लोग हैं जिनको हिंदी भाषी लोग, जिनमें नेतृत्व को ममता बनर्जी ने निखारा है और उन्हें नेतृत्व देने का अवसर भी प्रदान किया है। तो ये मौका आया है अब एक बार कि जब राज्य के मुख्यमंत्री इतना कर रही हैं, हमारी तरफ 4 कदम आगे बढ़ रही हैं, तो हिंदी भाषी लोग भी 2 कदम आगे बढ़े। छठ पूजा के समय हिंदी भाषी लोगों ने छुट्टी की मांग नहीं की थी, लेकिन ममता बनर्जी ये महसूस किया कि बंगाल में रहने वाले जो लोग हैं, हिंदी भाषी लोग हैं, उन्हें छुट्टी की जरूरत है। इसलिए पहले अरग के दिन भी छुट्टी दिया गया, दूसरे अरग के दिन भी छुट्टी दिया गया। एमए में हिंदी की पढ़ाई शुरू की गई, हायर सेकेंडरी में हिंदी में कुछ प्रश्न पत्र दिया गया, हिंदी यूनिवर्सिटी की घोषणा की गई। हिंदी में जो लोग रिसर्च करना चाहते हैं उनको सुविधाएं दी जा रही हैं। जिन सब डिवीज़न में 10% से ज़्यादा हिंदी भाषी है, उन्हें भाषाई अल्पसंख्यक का मर्यादा दिया गया है। हर तरफ से हिंदी भाषियों को जो सम्मान मिलना चाहिए बंगाल में, वो दिया जा रहा है। और इसके साथ साथ ममता बनर्जी ने ये समझा कि हिंदी भाषी जो लोग हैं, उनमें भी नेतृत्व देने का अवसर प्रदान करें, उनके अंदर नेतृत्व देने की जो क्षमता है उसको और बेहतर बनाया जाए। इसके लिए अलग से हिंदी भाषी प्रकोष्ठ बनाया गया। भारत के वश के किसी भी पार्टी, बंगाल में जो भी राजनीतिक पार्टी है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, सीपीएम हो, कांग्रेस हो, एसयूसीआई हो, किसी भी पार्टी में आप नहीं देखेंगे कि हिंदी भाषियों के लिए अलग से प्रकोष्ठ बनाया गया है, जिसमें हिंदी भाषी लोग ही नेतृत्व देंगे, वही अपना काम करेंगे, वही अपनी बात रखेंगे। ऐसी एक व्यवस्था केवल ममता बनर्जी ही कर सकती हैं। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि इस बार पश्चिम बंगाल के लोग, हिंदी भाषी लोग अपना मन बना चुके हैं कि दीदी जब 4 कदम बढ़ी है हिंदी भाषियों की ओर, तो हिंदी भाषी लोग भी 4 कदम आगे बढ़ेंगे। और दीदी हिंदी भाषियों के लिए एक के बाद एक जो नया तोहफा दे रही है, इसका मूल्य हिंदी भाषी लोग इस बार चुकाएंगे। और तुलसीदास ने लिखा था कि अब तक न सानी अब न सही हो। तो हम लोग नया नारा हम आज हिंदी भाषियों का है कि अब तक ठगानी अब न ठगाई हो। आज तक हम लोगों को ठगा गया, भारतीय जनता पार्टी ने, अन्य लोगों ने हिंदी भाषियों को ठगा है। अब हम ठगे नहीं जाएंगे। जो हमारा ख्याल करेगा हिंदी भाषी उनके साथ ही, जो हमें प्यार करेगा हिंदी भाषी उसके लिए जान देगा। और दीदी हमें प्यार करती है, हिंदी भाषी उनके लिए जान देने के लिए तैयार। देखा जाता है कि पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के लिए पश्चिम बंगाल जाना जाता है, लेकिन माँ दुर्गा के बारे में जैसे भारतीय जनता पार्टी पहले जय श्री राम के नारेबाजी करती थी, लेकिन देखा जा रहा है कि कुछ दिनों पहले जिस तरह से माँ दुर्गा के बारे में उन्होंने बयानबाजी किया, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का दर्शन ही है, मनुवादी सोच का दर्शन है। और मनुवादी सोच का कि ये विशेषता रहती है कि वो पुरुषतांत्रिक समाज में विश्वास करते हैं। लेकिन हमारा जो संविधान है, इस संविधान में इसे लागू नहीं किया जा सकता। लेकिन मानसिकता तो उनकी यही है। इसलिए पहले उनका नियम है कि पहले इसको धर्म के आधार पर बांटा जाए, फिर जाति के आधार पर बांटा जाए, फिर लिंग के आधार पर बांटा जाए। तो वो हमेशा पुरुषों को महिलाओं से ज़्यादा तवज्जो देते हैं
उनकी ये सोच है कि महिलाओं को पैरों के जूती के तले ही रहना चाहिए, पैर के नीचे ही रहना चाहिए, यही उनकी सोच है। और यही सोच कभी कभी उनके मुंह से निकल जाता है। और जब पृथ्वी पर जो लोग हैं उनके अंदर जब महिलाओं को पुरुषों से वो नीचे देखते हैं, जो देवी देवता है उनमें भी जो देवियां हैं उनको नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। यही कारण है कि माँ दुर्गा के बारे में वो कहते थे कि माँ दुर्गा कहाँ से चली आई इसका पता नहीं। एक्चुअली वो कहना चाहते हैं कि महिलाएं कहाँ से चली आई इसका पता नहीं। माँ दुर्गा का नाम तो उनका मुंह से निकल गया, वो केवल माँ दुर्गा नहीं, वो बहनों के बारे में भी यही कहते हैं कि बहन कहाँ से चली आई पता नहीं। माताओं के बारे में भी यही उनका कहना कि ये माताएं कहाँ से चली आई पता नहीं। यानी उनकी ये सोच है कि ये जो पृथ्वी है, ये समाज जो है, ये देश है, ये पुरुष प्रधान है और पुरुषों का वर्चस्व यहाँ रहना चाहिए, महिलाओं का कोई अस्तित्व नहीं है और महिलाओं का अस्तित्व हम स्वीकार नहीं करेंगे। मूल रूप से ये सोच उनके अंदर चलता है, विभिन्न शब्दों के माध्यम से ये बाहर निकल जाता है। आपके इस्तीफे के बाद बहुत सारे निजी चैनल में पत्रकारों द्वारा ये सवाल उठाया जा रहा था कि अब आपका भविष्य क्या होगा। जिस तरह से इस वक्त आपका समय ने जिस तरह से करवट बदला है, तो आप उन पत्रकारों को और उन निजी चैनलों को क्या जवाब देना चाहते हैं? देखिए, जो भी पत्रकार होते हैं या निजी चैनल जो होते हैं, अखबार होते हैं, ये अपना सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए बहुत कुछ करते हैं। तो मेरी समालोचना करके भी यदि उनका सर्कुलेशन बढ़ता है, मेरे बारे में कटु शब्दों का प्रयोग करके भी यदि उनका व्यूअरशिप बढ़ता है और उनको व्यावसायिक लाभ होता है, तो मेरी ओर से उन्हें शुभकामनाएं। आने वाले दिनों में भी मेरी समालोचना मैं बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते उनका लाभ होना चाहिए। इस बार देखा गया कि पार्टी को छोड़कर, राजनीतिक दल बाहर छोड़कर, छात्र छात्राएं भी सरस्वती पूजा में खेला होवे वाले स्लोगन को बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे थे और इस पर झूमते हुए नजर आए। तो क्या लगता है कि इस चुनाव में छात्र छात्राओं का अहम भूमिका होगा? देखिए, आप केवल इस सरस्वती पूजा में नहीं, आप पिछले 10 सरस्वती पूजा को देखें तो हर सरस्वती पूजा के पहले कोई ना कोई एक थीम सॉन्ग होता है जिसे लोग पसंद करते हैं, और जब उसको पसंद लोग कर लेते हैं तो वही थीम सॉन्ग हर पंडाल में आपको देखने को मिलता है। तो इस बार तृणमूल कांग्रेस ने ये जो गाना दिया कि खेला होवे, इसे छात्र छात्राओं ने पसंद किया, इसीलिए हर पंडाल में ये देखने को मिला है। इसके पहले भी राजनीतिक स्लोगन नहीं, किसी फिल्म का गाना हुआ करता था, कोई देशभक्ति गीत हुआ करता था, कुछ ना कुछ एक गीत होता है जो हर सरस्वती पूजा पहले बहुत पॉपुलर हो जाता है, लोग युवा समाज उसको पसंद करने लगता है और वही गुनगुनाने लगता है। तो इस बार ऐसी परिस्थिति बनी कि जो खेला होवे का नाम जो स्लोगन था, इसे युवाओं ने पसंद किया, और युवा जो पसंद करते हैं उन्हें तो कोई रोक नहीं सकता है। भले उन्हें कितना भी डराया जाए, कितना भी धमकाया जाए, लेकिन युवा समाज जो है, युवक युवतियां जो है, उनको जो एक बार पसंद आ जाए उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। इस बार उनको पसंद आ गया कि खेला होवे, तो उसके लिए तैयार है और सही में 21 के चुनाव में वो खेला करके दिखा देंगे। देखा जा रहा है कि हिंदी भाषी का जो भी हर जगह जगह पे कार्यक्रम आप लोग की तरफ से किया जा रहा है, उसमें ज़्यादातर वोटर्स, जो नए पीढ़ी के जो वोटर्स हैं, उनको शामिल किया जा रहा है। इसका मेन उद्देश्य क्या है? देखिए, नए जो वोटर होते हैं उनके ऊपर समाज की जिम्मेदारी है, और जब एक बार उन्हें वोट देने का अधिकार मिला है तो ये उनके ऊपर ये जिम्मेदारी आ जाती है कि समाज में क्या सही है, क्या गलत है, समाज कैसे आगे बढ़ सकता है, किन कारणों से समाज पीछे जाता है, इन सारे चीज़ों के बारे में वो गंभीरता से चर्चा करें। तो सीरियसली वो पॉलिटिक्स को सीरियसली लें, पॉलिटिक्स के बारे में वो और संजीदा हों, पॉलिटिक्स को और नज़दीक से समझने का प्रयास करें, समाज को और नज़दीक से समझने का प्रयास करें, समाज में जो घटनाएं घटती हैं उन्हें अनुभव करें, उनके आधार पर जीवन में कुछ सीख लें और उसके बाद अपना निर्णय लें। ये माहौल तैयार करने के लिए नए जो वोटर है, युवा युवती जो है, उनको हम आकृष्ट कर रहे हैं और उनके बीच चर्चा का माहौल चल रहा है। मेरा आखिरी सवाल आपसे कि जो आपको दीदी के तरफ से फिर से भरोसा जताया गया आपके ऊपर राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में, इसको आप कितना निभाने में सक्षम रहेंगे? देखिए, ये तो इसका आकलन तो मैं खुद नहीं कर सकता, इसका आकलन पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है वो करेंगे और जनता करेगी। तो मैं निष्ठा के साथ ये काम करने का प्रयास करूंगा। इसमें कितना सफल हो पाता हूं ये समय बताएगा, और हमारे जो लोग ये देख रहे हैं, जो लोग इस पर नज़र रखे हुए हैं, वो लोग बता पाएंगे कि मैं अपना काम कितना बेहतर ढंग से कर पाता हूं। अभी तक पार्टी के केंद्रीय नेताओं के द्वारा अभी तक मैंने जो काम किया है, इस पर उन्होंने कहा है कि अभी तक वो सेटिस्फाइड हैं कि अच्छा चल रहा है, और जब लोगों का प्यार, लोगों का स्नेह मिलता है तो और कुछ अच्छा करने का जज्बा जगता है। मुझे उम्मीद है कि जो विश्वास राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरे ऊपर जताया है, उस विश्वास पर मैं खरा उतरने का प्रयास करूंगा। थैंक यू।